हेलो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेके एसएसबी की जीके क्लास 4 के लिए। और जो भी जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्ज़ाम है जहाँ पे जीके पूछे जाएगी आपके लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जीके के, वो अब हम बात करने वाले हैं। हमारा मिशन रहेगा क्रैक जेके एसएसबी क्लास 4। मैथ की भी वीडियो कम्प्लीटली अपलोडेड टाइम टू टाइम हो रही हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। और जो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको जो पहले की अपलोडेड पीडीएफ है वो भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और जो न्यू अपलोडेड पीडीएफ होंगी वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें, चाहे वो जेके बोस के रिकॉर्डिंग हो, जेके एसएसबी के रिकॉर्डिंग हो, और भी कोई अपडेट हो। चैनल को रेड वाले बटन से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हम न्यू क्वेश्चनों की जो कंप्लीट सीरीज चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। इन क्वेश्चनों के जरिए आपका जो एग्जाम होगा उसे क्रैक करने में हेल्प हो पाएगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जे रहा फ्रेंड्स आपका पीडीएफ, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा और हम पूरे डिटेल में आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। जे रहा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। जो वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। अब हम सबसे पहले बात कर दें एसआई की, बात करें एसआई यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी का अगर आप यूनिट निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, जहाँ पे आप देखिए इसको अगर हमने निकालना हो तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पूरा मैं इधर तरीके से दिखा दूंगा, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूँ, आप एक एनर्जी का यूनिट देख सकते हो। एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी इन विच बॉडी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जब भी एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो उसका यूनिट होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट इधर कौन सा आएगा, मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट कितना रहता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आप इसको करोगे केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। जे किसका यूनिट हो जाएगा फ्रेंड्स, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ जूल, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट और वर्क दोनों का यूनिट फ्रेंड्स कितना होता है, जूल होता है, ठीक है। वर्क का फार्मूला अगर आपने देखना हो, इसको भी आप साथ साथ नोट करते रहिए। वर्क का फार्मूला होता है फ्रेंड्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का यूनिट रहता है फ्रेंड्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रहता है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ जूल, ठीक है। इसका सही यूनिट रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी। सपोज हमारे पास कोई एक बॉडी इधर प्रेजेंट है, ठीक है, पहले जो रेस्ट में है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि इसकी पोजीशन से इसको थोड़ी सी वेलोसिटी इसमें पर यूनिट टाइम के हिसाब से लगा रहे हैं, तो उधर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देख सकते हो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स वेलोसिटी बाय टाइम रहता है। अब वो क्या बात कर रहा है, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड, जब बॉडी की एक्सेलरेशन क्या हो रही है, जब बॉडी को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। बॉडी को अगर एक्सेलरेट करें यानी कि उसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हुई, तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, देन इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी फ्रेंड्स करेक्ट रहेगा। दिस इज द न्यू मेथड जनरेटेड फॉर स्टडी, ठीक है। जो न्यू मेथड लाया गया, पहले हम सिर्फ क्वेश्चनों को डिस्कस करते थे और उनका आंसर बता के चले जाते थे। अब से न्यू तरीके से यानी कि क्वेश्चनों को पूरी फुली डिटेल में, अगर इसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप उनको भी अच्छे वे से बना पाओ, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं उनको भी आप लिख दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, ठीक है। अब इधर क्वांटिटी की बात की गई है, क्वांटिटीज दो होती हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले बात कर दूं, वेक्टर होती है, वेक्टर के बाद कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर के बाद एक और क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जे वाला जो क्वेश्चन है टेंसर क्वांटिटी के रिगार्डिंग, जो आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में देखने के लिए मिलेगा। इन एग्जामों में आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की मैं बात करूँ, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर वो वाली क्वांटिटी होती है जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं किसी भी
चीज़ के, ठीक है। उसके बाद बात करूं स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। अब हमें पूछा है इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करें एरिया, जो एरिया होता है, एरिया का आप फार्मूला देखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ, इधर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, यानी कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। उसके बाद पावर की बात करें, पावर किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, वर्क बाय टाइम के बराबर होता है, ठीक है। वर्क पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। उसके बाद करंट की बात करें, करंट जाने की करंट को आप लिख सकते हो आई के बराबर, और चार्ज पर यूनिट टाइम करंट का फार्मूला बन जाता है। और एनर्जी का फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स 1/2mv²। इनमें से बताना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, इनमें से कौन सा वेक्टर है, जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में इधर आप देख सकते हो क्वेश्चन में नॉट ए वेक्टर होना चाहिए, जो एरिया होता है वो वेक्टर नहीं होगा, बाकी सारे इसमें से वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का आपको पता होगा, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द लॉस ऑफ फ्रिक्शन, जो आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ पढ़े हो, उन लॉ का एक लॉ है जो क्या बोलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर स्टैंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। जब आप देखते हो एक गाड़ी में जाते हो, जब आप गाड़ी में जाते हो और एक जो भी बस ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक मार देता है, तो आपकी जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, ठीक है। इधर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको पता है जो बॉडी अंदर की तरफ मूव होती है, यानी कि जो कर्व रोड होता है उधर रहती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर दो आप, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है अट्रैक्ट टूवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ वाली फोर्स होती है। उसके बाद एनर्जी ऑफ रेस्ट और एनर्जी ऑफ मोशन में से एक होगा। अब आप बात करो इधर कौन सा हुआ, बॉडी जो आपकी रेस्ट में थी वो कहाँ गई, आगे गई, यानी कि फॉरवर्ड मूव हुई तो आपकी बॉडी जो मोशन में आ जाएगी, तो इसका क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ मोशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ, रॉकेट वर्क, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं, सपोज इधर से मैंने एक रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है। रॉकेट लॉन्च करना है और रॉकेट जो लॉन्च करना है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, NLM3, NLM1, NLM फर्स्ट या आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका जो सही आंसर आता है NLM3, यानी कि अपोजिट रिएक्शन में जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी दूर जो रॉकेट है वो जाएगा, क्योंकि जो रॉकेट का प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइए, वी स्लिप ऑन द मडी रोड, जो मडी रोड होता है हम उधर स्लिप क्यों कर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, या एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे फ्रिक्शन की कमी होती है मडी रोड पे, वहाँ पे हम स्लिप कर जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, द क्वांटिटी वेट इज़ मेजर्ड बाय, जो वेट होती है उसको हम किस में मेजर्ड करते हैं, बीम बैलेंस में, कॉमन बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस में, या व्हील बैलेंस में। ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर रहेगा स्प्रिंग बैलेंस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने मेजर किया था, थॉमसन, मिल्किन, रुदरफोर्ड या आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर 9 का आपका रहेगा मिल्किन ने, ठीक है। मिल्किन को चार्ज की डिस्कवरी या चार्ज ऑफ फादर भी कहते हैं। इधर मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है वो कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और चार्ज का यूनिट रहता है फ्रेंड्स कूलम रहता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19, जे क्या आ गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना हो 9.1 × 10⁻³ kg इसका मास रहता है, ठीक है। और चार्ज का जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की है। ये था फ्रेंड्स आपका 9th क्वेश्चन। उसके बाद बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, वायलेट, रेड, ब्लू या ग्रीन। इनमें से आपने बताना जो रेड कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तभी तो रेड कलर डेंजर सिग्नल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो हमें जितनी मर्जी दूर से हो उनको भी दिख जाता है, लेकिन जो कलर ब्लाइंड हो उन्हें जो रेड कलर होता है वो देखने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन
लेकिन अगर दूर हो तो उनको भी दिख जाता है, ठीक है, रेड कलर, इसलिए उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डेंजरस सिग्नल में यूज़ किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटीरियल फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट ऑन देयर वाटर प्रॉपर्टी। जो रेन कोट होते हैं उनमें कौन सा मटीरियल यूज़ किया होता है, जहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो उसके अंदर नहीं जाता है, रेन प्रूफ जो कोट्स होते हैं। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर फ्रॉम साइल एंटर इनटू द रूट हेयर। जो वाटर होता है साइल से, वो एक पेड़ की जो रूट्स होते हैं उनमें कौन से प्रोसेस के ज़रिए एंटर करता है, ठीक है, कैपिलरी के ज़रिए एंटर करता है। कैपिलरी का मतलब होता है अपवर्ड राइस ऑफ लिक्विड। जैसे कि हम बात करें ऐसे जनरल में, हम डोगरी में बोलते हैं दिया होता है नहीं, जैसे दिया होता है हमारे घर पे, जहाँ आप लैंप बोल सकते हो उसको, उसका जो भी तेल ऑयल होता है वो ऑयल अपवर्ड राइस होता है, जो उसकी हमने विक बनाई होती है, हम बत्ती बोलते हैं उसको, ठीक है, डोगरी में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की बात करें। जो हमारा पेन्स होते हैं उनमें जो कैपिलरी एक्शन होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। उसका जो इंक फ्लो करता है वो कौन सा होता है, फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन या दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बॉल पॉइंट पेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब लिक्विड ड्रॉप होते हैं। जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप होती है। जैसे आप रेन ड्रॉप देखा होगा, उसकी ऐसे शक्ल होती है, उसकी ऐसे शेप होती है, क्योंकि उसने बहुत दूर से आना होता है, जिसको वजह से उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है। जब उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वही कवर कर सकती है जिसका एरिया मिनिमम हो। तो एरिया मिनिमम किसका होता है, जिसकी स्फेरिकल शेप होती है। तो स्फेरिकल शेप उसकी हो जाती है फ्रेंड सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी फ्रेंड्स किसका रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हेनरी मीटर का। हेनरी मीटर इज द यूनिट। और बात करें मैं म्यूचुअल इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्शन में जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, ठीक है। हेनरी मीटर इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो, देखती है इसकी आंसर की आपको भी मिल जाएगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सुजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आपको वीडियो कैसा लगा अपनी सुजेशंस जरूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।